नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अनिल कुमार छिपा। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड की पुस्तक क्रियात्मक प्रबंध अर्थात फंक्शनल मैनेजमेंट, उसका टॉपिक है चयन। अब चयन जो है उसकी थ्योरी हमने पहले वाले वीडियो में बना ली है। अब आज जो हम इस टॉपिक में इस वीडियो में पढ़ेंगे हम वो चयन जो टॉपिक है इसी का एक पार्ट पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है चयन की प्रक्रिया। अर्थात जब आप अपनी संस्था में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हो, उसे पदभार देते हो, उसको कार्य के लिए चुनते हो, तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही किसी व्यक्ति का सिलेक्शन होता है किसी भी कंपनी के अंतर्गत, ताकि वो उस संस्था के लिए सही रूपरेखा से कार्य कर सके। ऐसा कभी नहीं होता है किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे आप अपनी कंपनी में लगा लो, और सीधा उसे उठाया और कंपनी में ले आए, उसको कार्यभार सौंप दिया, वो कार्य करने लगा। अगर वो सामान्य व्यक्ति परिचित है तो ऐसा हो सकता है, परंतु अगर व्यक्ति अपरिचित है, व्यक्ति को संस्था नहीं जानती, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत एक प्रक्रिया बनाई गई है। उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत ही वह व्यक्ति उस संस्था में कार्य करने के लायक बन जाता है, फिर उस संस्था में कार्य करता है। तो जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चयन की प्रक्रिया। अब बात आती है कि चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत किन किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो देखेंगे एक बार बोर्ड पर। हम विस्तृत जानकारी तो पूरा वीडियो में नहीं दे सकते, परंतु जहां तक संभव हो सका हम मुख्य जो हमारे बिंदु हैं उनको हमने सम्मिलित किया है। तो एक बार देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति का किसी कंपनी के लिए सिलेक्शन किया जाता है, तो इस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के सिलेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना होता है, अर्थात किसी कंपनी को क्या क्या करना होता है। उस चयन के लिए, उस व्यक्ति के चयन के लिए किस प्रकार के जो स्टेप होती है, उन स्टेपों को पूरा करना होता है। अर्थात प्रक्रिया क्या होगी किसी व्यक्ति के सिलेक्शन के लिए किसी संस्था के अंतर्गत। तो आज हम चयन की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। देखेंगे विद्यार्थियों बोर्ड पर एक बार चयन की प्रक्रिया। अब चयन की प्रक्रिया का जो पहला पॉइंट आता है हमारा, पॉइंट नंबर 1 जो आता है हमारा, वो पॉइंट नंबर 1 कहलाता है प्रारंभिक तैयारी करना। प्रारंभिक तैयारी का मतलब ये होता है कि हम अगर किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, तो उस कार्य को करने से पहले हमें विभिन्न छोटी मोटी तैयारियां या रूपरेखा बनानी होती है, एक तैयारी करनी होती है। ये सामान्य सी बात है। अगर आपको कहीं जाना भी है, आपको कहीं विवाह समारोह में जाना है या किसी अन्यत्र स्थान पर जाना है, तो पहले आप वाहन की सुविधा देखोगे, अपने कपड़ों की सुविधा देखोगे, तो विभिन्न प्रकार की पहले प्रारंभिक तैयारियां करना प्रारंभ कर दोगे। तो यहाँ तो बात व्यक्ति के सिलेक्शन की, जो कंपनी में हमेशा काम करने वाला है, कुछ समय काम करने वाला, जो कंपनी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, उसको फायदा भी पहुंचा सकता है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होता है, प्रारंभिक तैयारियां करनी होती है। यह ऐसी प्रारंभिक तैयारियां होती है जिसमें पता लगाया जाता है जिनको विभिन्न जिन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी चयन के लिए, और उनको छपवाना, बातचीत करना, विज्ञप्ति निकालना, CSA से सलाह मशवरा करना, चयन की प्रक्रिया में कौन कौन से बिंदु रहने वाले हैं, इस टाइप की जो चयन से पहले भी इस टाइप के कार्य, छोटे छोटे कार्य जो होंगे, जो चयन का आधारभूत कार्य होगा, यही छोटे छोटे कार्य जो होंगे वही प्रारंभिक तैयारी कहलाती है। कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी विभिन्न व्यक्तियों का सिलेक्शन करने से पहले
कंपनी को कुछ छोटे मोटे कार्य पूर्ण करने होते हैं। यही कार्य जो होंगे वो प्रारंभिक तैयारियां कहलाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, अगला हमारे पास आता है प्राथमिक छंटनी करना। तो यह प्रारंभिक तैयारियां हो चुकी है। प्रारंभिक तैयारियों के अंतर्गत हमने फॉर्म वगैरह जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो हमने भरवा लिए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने के बाद में हमें प्राथमिक छंटनी करनी होती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कंपनी में कार्य करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं, परंतु वो फॉर्म सही है या नहीं है, इसकी पहले जांच कर लेना, उनकी छंटनी कर लेना। अर्थात जो फॉर्म कंपनी के लिए सही है, कंपनी के अनुकूल है, कंपनी में काम करने वाले व्यक्तियों के अनुकूल है, उनको हम एक तरफ कर लेंगे, उनकी छंटनी कर लेंगे। और जो बेकार के फॉर्म है, जिन चीज़ों की कंपनी को आवश्यकता ही नहीं है, उनको हम हटा देंगे। तो इस प्रकार से हम जो करेंगे छंटनी, वो कहलाएगी प्राथमिक छंटनी करना। जो कंपनी के लायक फॉर्म है उनको तो रख लेना, और जो कंपनी के लायक नहीं है उनको रिजेक्ट कर देना। इसकी दूसरी स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में प्रारंभिक तैयारी करवाई थी हमने, सेकंड स्टेप में हमें जो फॉर्म भरे गए थे उनकी छंटनी करनी है, उनको छांटना है। ठीक है। तीसरा विद्यार्थियों, प्रार्थना पत्र भरवाना। प्रार्थना पत्र भरवाने का मतलब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं होता। समझेंगे एक बार। एक तो क्या करते हैं हम, जब जॉब की आवश्यकता होती है तो कोई भी कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो भर देते हैं। तो ये सामान्य जानकारी के लिए भरते हैं, आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, वो सामान्य जानकारी भरी जाती है। परंतु फॉर्म भरने के बाद में, उनकी छंटनी होने के बाद में, अब कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय की जो व्यक्तिगत जानकारी होती है कि व्यक्ति कहाँ रहता है, पहले कहाँ काम करता था, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी रुचियाँ कैसी है, इनका भी पता लगाती है। तो इसके लिए भी एक फॉर्म निकालती है, एक आवेदन पत्र निकालती है। जानकारी छंटनी के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो छंटनी के बाद में एक ऐसा आवेदन पत्र निकाला जाता है, ऐसा प्रार्थना पत्र निकाला जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप अपनी व्यक्तिगत जो जानकारियां जो होती है, जो गुप्त जानकारियां नहीं, व्यक्तिगत जानकारियां केवल, उनके शिक्षा के बारे में, उसके कार्य के बारे में, उनके आधार कार्ड के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनकी अभिरुचि के बारे में इत्यादि के बारे में फॉर्म में लिखाया जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो एप्लीकेशन फॉर्म जो शुरू में भरा जाता है उसी में ही ये जानकारियां मांग ली जाती है। बहुत सारी कंपनी ऐसी विद्यार्थियों, जो अगर आप चाहते हो कि आपको अगर एक ही बार में सारी डिटेल मिल जाए, तो आप जो प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र शुरू में भरेगा उसमें भी ये सारी डिटेल मांग सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और कुछ कंपनियां जो होती है, जहाँ तो छंटनी करने के लिए, अर्थात अपने कार्यभार को कम करने के लिए, अब क्या करेगी, वो छंटनी होने के बाद में भी प्रार्थना पत्र जो होगा, प्रार्थना पत्र भरवाती है, जिससे कि उनकी अभिरुचियों का पता चल सके, उनकी कुछ व्यक्तिगत जानकारी उनको पता चल सके, ताकि आगे जाकर कंपनी उनके बारे में छानबीन करना चाहे कि व्यक्ति कैसा है, कोई आपराधिक व्यक्ति तो नहीं है, उसका स्वास्थ्य तो खराब नहीं है, कोई चीटिंग करने वाला व्यक्ति तो नहीं है, उसका स्वभाव कैसा है। इसकी जानकारी के लिए, इन सबको पता लगाने के लिए विभिन्न जानकारी की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रार्थना पत्र भरा जाता है वो उसी जगह काम आता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है चयन जांच। जब प्रार्थना पत्र भरवा लिया जाता है तो उसमें भी चयन और जांच होता है। उसमें चयन करते हैं, अगर उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे पाए जाते हैं, हमने जो प्रार्थना पत्र भरवाया है, अगर उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे पाए जाते हैं जो संदिग्ध हो, जो आपराधिक हो, जिनके ऊपर कोई केस चल रहा हो, और कंपनी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती अपनी कंपनी में कार्य करने के लिए, तो उनको हटा देती है, उनको सेलेक्ट नहीं करती है। और बाकी जो बढ़िया प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, बढ़िया स्वभाव वाले व्यक्ति होती हैं, जो कार्य का अनुभव होता है, जो कंपनी के लिए अच्छी होती है, संस्था के लिए अच्छी होती है, उनका वो सिलेक्शन कर लेते हैं। इस प्रकार से इन सबकी क्या करते हैं, जांच कर ली जाती है। ठीक है विद्यार्थियों,
अब अगला हमारा पॉइंट आता है मुख्य साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लेना। अब इस जगह जहां तक जो हमने पढ़ा अभी तक, ये वाली जो कार्रवाई थी वो केवल और केवल पेपर कार्रवाई थी। इसमें एक सामान्य जो कंपनी होगी, कंपनी और जो कार्य करने वाले व्यक्ति होगा, एम्प्लॉय होगा, उनके आमने सामने भेंट अभी तक नहीं हुई है। चौथे पॉइंट तो जो है चयन जांच तक है, कंपनी के विभिन्न कर्मचारी के विभिन्न अधिकारी, कंपनी के अधिकारी और सामने जो व्यक्ति है, जो एम्प्लॉय है, उनकी अभी तक आमने सामने यहाँ पर किसी प्रकार कोई मुलाकात या कोई मिलना नहीं हुआ है। लेकिन ये पांचवा पॉइंट है मुख्य साक्षात्कार अर्थात इस मुख्य साक्षात्कार में एक सबसे बड़ा इंटरव्यू होता है। तो एम्प्लॉय को बुलाया जाता है। ये पांचवी स्टेप है। एम्प्लॉय को हम बुलाएंगे तथा उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका बौद्धिक परीक्षण लिया जाता है, उनके कार्य अनुभव के बारे में पूछा जाता है, वो कंपनी के लिए किस प्रकार से लाभदायक है उनसे पूछा जाता है, विभिन्न समस्याओं से कैसे निकला जाता है, इस प्रकार की समस्या इनको दी जाती है, उनका सॉल्यूशन वो क्या निकालते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर इसका मुख्य साक्षात्कार जो है, इंटरव्यू जो है, इसमें पता लगाया जाता है। जब व्यक्ति यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है, इंटरव्यू में पास हो जाता है, तो फिर अगला पॉइंट हमारा आता है, छठा पॉइंट, जो कहलाता है पृष्ठभूमि छानबीन। जब व्यक्ति का मुख्य साक्षात्कार इंटरव्यू हो जाता है तो आपने मुख्य से देखा होगा कि बड़ी प्रकार की जॉब होती है, वहाँ पर इंटरव्यू होने के बाद कुछ समय का गैप देने के बाद, 1 महीना 1.5 महीने के गैप के बाद में उनका रिजल्ट आता है कि आप इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। वो गैप क्यों आता है, वो देखने के विद्यार्थी एक बार, अगर कोई बड़ी जॉब है तो भारत के लिए खतरे की जॉब है, जो अगर वो वहाँ पर गलत व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है या कंपनी के लिए खतरा बन जाता है। तो यहाँ पर मुख्य साक्षात्कार के बाद में उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। पृष्ठभूमि की जांच का मतलब क्या, कि व्यक्ति कैसा है, वो कार्य करने में कैसा है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, व्यक्ति के व्यवहार समाज में कैसा है, व्यक्ति हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर क्या सोचता है, व्यक्ति क्या आशावादी है, व्यक्ति का बोलने का तरीका कैसा है, व्यक्ति अपने देश के बारे में क्या सोचता है। तो यह सारी चीजें इस प्रकार की इसमें छानबीन की जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति अच्छी होगी तो लोगों का उतना ही ज्यादा उस कंपनी पर विश्वास बढ़ेगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसलिए उसकी पृष्ठभूमि की अर्थात वास्तविकता में प्रैक्टिकल रूप से उसकी छानबीन की जाती है, ताकि उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। ठीक है विद्यार्थियों, आगे करते हैं स्वास्थ्य परीक्षण। अब अगला 7वां पॉइंट है हमारा, वो स्वास्थ्य परीक्षण अर्थात जो सामान्य व्यक्ति होगा, अगर उसकी पृष्ठभूमि की छानबीन हो गई है तो उसका स्वास्थ्य देखेंगे, उसका स्वास्थ्य कैसा है, कोई हृदय का रोगी तो नहीं है, कोई अन्य गंभीर बीमारी तो नहीं है, क्या बीमारी के कारण छुट्टियां ज़्यादा करता है। इस सबसे बड़ा पॉइंट है विद्यार्थियों, अगर एम्प्लॉय कितना ही अच्छा हो लेकिन वो बीमार ज़्यादा रहता है, छुट्टियां ज़्यादा करेगा तो उसकी सैलरी का नुकसान तो होने वाला है, ये तो डेफिनेट है, परंतु उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो कंपनी का नुकसान होगा। कंपनी के ग्राहक टूट जाएंगे, उसकी गुडविल खराब हो जाएगी, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी लोगों को, लागतें बढ़ जाएगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य होना अत्यंत आवश्यक है किस कंपनी में कार्य करने के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, हमें पहले ध्यान रखना है स्वास्थ्य परीक्षण, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक अच्छा कार्य कर सकता है। मार्केटिंग या व्यवसाय की बात कर रहा हूं मैं, अन्य तो किसी बात नहीं कर रहा मैं। अगर हम कोई व्यक्ति बहुत स्वस्थ व्यक्ति है जो छुट्टियां कम करता हो, अगर वो स्वस्थ है तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक होगी, स्वस्थ वो कार्य ज्यादा करेगा तो आर्थिक स्थिति ठीक होगी, अर्थात उसका चित्त जो होगा, उसका मस्तिष्क जो होगा वो एकाग्र होगा, वो अच्छा कार्य कर सकता है, वो एक्टिव रहेगा।
जो संस्था के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए मुख्य पृष्ठभूमि की छानबीन के बाद में उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। अगला देखते हैं विद्यार्थियों, सेवा शर्तों का निर्धारण। जब उसका स्वास्थ्य परीक्षण हो जाता है तो वो कंपनी में सेवा देगा तो उन सेवा शर्तों का भी निर्धारण हो जाता है कि आपकी सैलरी क्या होगी, कितने साल तक आप कंपनी में काम करोगे, इससे पहले आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपकी सैलरी किस हिसाब से बढ़ेगी, आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, आपको कब कब छुट्टियां दी जाएगी, आपको बोनस कैसे मिलेगा। ये सारी चीज़ें सेवा की शर्तें होती है। सेवा की शर्तों का क्या कर देंगे, हम निर्धारण कर लेंगे। जब वो सेवा शर्तों का निर्धारण हो जाता है और एम्प्लॉय जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद में उसको दी जाती है नियुक्ति। उसको क्या दे देंगे, हम नियुक्ति दे देंगे। जैसे एक एम्प्लॉय नियुक्ति पत्र को स्वीकार कर लेता है, ध्यान से सुनना, अगर एम्प्लॉय यहां तक अगर नियुक्ति पत्र उसने स्वीकार नहीं किया ना तो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। 8वें पॉइंट तक। 9वां पॉइंट है नियुक्ति का। जैसे भी नियुक्ति पत्र स्वीकार कर लिया, बहुत ही रेयर चीज है, बहुत ही गहरी चीज है, अगर नियुक्ति का पत्र स्वीकार कर लिया है तो वो कंपनी का एम्प्लॉय बन जाएगा। अर्थात नियुक्ति पत्र स्वीकार करने के जस्ट बाद में कोई मना कर दे कि मैं कंपनी में काम नहीं करूंगा तो कंपनी पर लीगल केस कर सकती है फिर, क्योंकि उसने नियुक्ति पत्र पहले स्वीकार कर लिया है। यहाँ तक 8वें पॉइंट तक आप मना कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद में, नियुक्ति होने के बाद में हम मना नहीं कर सकते। कर दिया है तो कंपनी की क्षतिपूर्ति आपको करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे है थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना है कि नियुक्ति पत्र अगर आपने स्वीकार कर लिया है, नियुक्ति हो जाती है यहाँ पर आपकी, फिर आप कंपनी के एक एम्प्लॉय कहलाओगे। ठीक है, अर्थात आपका सिलेक्शन हो गया है नियुक्ति पत्र मिलते ही। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी की नियुक्ति हो गई है, कंपनी ने आपको सेलेक्ट कर लिया है, फिर आपको सौंपा जाता है कार्यभार। सिलेक्शन तो हो गया आपको कंपनी में, अब कंपनी में कार्य क्या करने वाले हो तो आपको कार्य सौंपा जाता है, कार्य का पद सौंपा जाता है कि आपको इस कंपनी में क्या कार्य करना है। उस कार्य का परिचय करवाया जाता है, कार्य आपको बताया जाता है, उसके बाद में आपको कार्य दे दिया जाता है कि इस कंपनी के अंदर आपको ये कार्य करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने जो पढ़ा है वो चयन की प्रक्रिया पढ़ी है, कोई विशेष नहीं है। एक बार विशेष का ध्यान रखना कि प्रक्रिया जो की होती है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। अब ऐसा नहीं है कि पदभार को आप 4 नंबर पे लगा दो, तो चयन जांच को आप 10 नंबर पे लगा दो ना। आपको डिटो ऐसे लिखना होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करना है। क्या हम कभी ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम रोटियाँ खा लें बाद में सब्जी ले लें? ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन साथ का होगा। उसी प्रकार से हमें ये कार्य भी स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा नहीं कि आप छठे पॉइंट को आप पहली जगह रखो, पहले पॉइंट को आप छठे स्थान पर रख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा आपने किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसा ही लिखा हुआ है आपको ऐसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि सबसे पहले प्राथमिक तैयारियाँ आएगी, उसके बाद में प्राथमिक छटनी करनी होगी। तो प्राथमिक छटनी तो आप कब करोगे जब प्राथमिक तैयारियाँ कर लोगे, आप प्रारंभिक तैयारियां कर लोगे। क्या पहले आप, अगर मैं इसको उठा के ऊपर इसको नीचे रख देता हूँ तो क्या पहले मैं प्राथमिक छटनी और बाद में प्रारंभिक तैयारियां करूंगा? क्या पॉसिबल नहीं है ये। इसलिए ये 10 पॉइंट है जिनके स्टेप बनी हुई है, कौन से नंबर पर कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको वहाँ लिखना होगा। अगर आपने गलत लिख दिया है, ऊपर नीचे पॉइंटों को शिफ्ट कर दिया है, भले आपने पॉइंट सही लिखा हो या लैंग्वेज सही लिखी हो, लेकिन आपने इसका स्थान परिवर्तन कर दिया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।